हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न के अनुसार बीबीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। अब इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है चिंता मनोविकार क्या है। चिंता मनोविकार क्या है, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके सवाल है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। चिंता मनोविकार क्या है। जो मनस्ताप रोग चिंता की तीव्रता के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें चिंता मनोविकार कहते हैं। यानी वैसी चिंता जो किसी रोग के कारण या किसी मन के विचार के कारण जो तीव्रता से उत्पन्न होता है उसे ही चिंता मनोविकार कहा जाता है। अर्थात जिन मानसिक रोगों में व्यक्ति अकारण ही मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है वे रोग चिंता मनोविकार है। यह रोग व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। जो मनोविकार चिंता मनोविकार है सो ऐसी रोग है सो व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अन्य मानसिक रोगों में भी रोगियों को चिंता होती है, लेकिन चिंता मनोविकार ग्रस्त रोगी की स्थिति भिन्न होती है। इस रोगी की चिंता दिशाहीन तथा अकारण होती है। ऐसे रोगों की चिंता रोगी की चिंता अस्थायी होती है, जबकि अन्य प्रकार के रोगों में चिंता अस्थायी होती है। रोजेन और ग्रेगरी के अनुसार चिंता मन अस्ताप से पीड़ित व्यक्ति बेचैनी और आशंका का अनुभव करता है। यह स्पष्ट और दिशाहीन चिंता है कि अनुभव करता है, जिसका स्रोत वह स्वयं भी नहीं बता पाता है। यानी कि सीधा सीधी अपने शब्दों में बोला जाए तो मनोविकार वैसी एक चिंता है, यानी वैसा रोग है जो किसी मनुष्य को अपने मानसिक सोच के विचार से होता है। तो या कई वैसा जो मानसिक रोग होता है वे उससे उत्पन्न होता है, यानी कि जो तीव्रता से उत्पन्न होने वाले रोग है सो मानसिक रोग, उसे ही चिंता मनोविकार कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूढ़ि व्यक्तियों की विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। रूढ़ि व्यक्तियां अर्थात रूढ़ियां पूर्व कल्पित विचार होते हैं जो विभिन्न समूहों के बारे में बने होते हैं। किसी समूह के सभी व्यक्तियों को उनके विशिष्ट गुणों एवं विशेषताओं के होने के बावजूद समान ढंग से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। रूढ़ियों का उपयोग अक्सर आत्मचालित ढंग से होता है। ऐसा करने में विभिन्न व्यक्तियों का अलग अलग मूल्यांकन करने में लगने वाले समय या प्रयास की बचत होती है। यह हमारे सामाजिक जगत को सरल बनाता है। सामाजिक समूह के अंदर की विशेषताएं अनदेखी हो जाती है तथा लोगों का गलत प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोग रूढ़िवादी व्यक्तियों के बारे में हम लोग जान लिए, रूढ़ि व्यक्तियों के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समूह क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। समूह क्या है इसकी विशेषताएं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं आसानी से अपने शब्दों में। तो इसका आंसर है शेरिफ ने समूह की एक सर्वमान्य परिभाषा दी है, जिसके अनुसार समूह ऐसे अनेकानेक व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई को एक दूसरे से अपने निश्चित पद और भूमिका के आधार पर संबंध होते हैं और जिनके अर्थात या मान्यताएं होती है, जिनके द्वारा सदस्यों के कम से कम ऐसे व्यवहार नियंत्रित हो जो समूह के लिए अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। तो इसका अब हम लोग देख लेते हैं समूह के बारे में निम्नलिखित बातें क्या क्या है। पहला में है समूह समाज की एक छोटी इकाई है। समूह समाज की एक छोटी इकाई है जिसमें सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है। यानी समूह में सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति होता है तथा यह समाज की एक छोटी इकाई है समूह। अब थर्ड में है समूह के सदस्यों में आपसी संबंध स्थापित होता है
और समूह के जितने भी सदस्य होते हैं सभी में आपसी संबंध बने रहते हैं। थर्ड में है समूह का अपना लक्ष्य होता है, किसी भी समूह का अपना लक्ष्य होता है। 4 नंबर में है समूह के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएँ होती है, समूह के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएँ होती है, यानी समूह के सदस्यों के बीच जो बातचीत होता है वह आंतरिक होता है। और 5 नंबर में है समूह का अपना आदर्श होता है, और किसी भी समूह का अपना अपना आदर्श होता है। अब समूह की विशेषताएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला विशेषता है, समूह की पहली विशेषता यह है कि समूह में सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है, कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक जितनी भी हो समूह में सदस्यों की संख्या हो सकती है। यानी समूह का पहला जो विशेषता यह है कि समूह के सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है। और सेकेंड में है समूह की दूसरी विशेषता यह है कि समूह के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएँ होती है, यानी दूसरी विशेषता यह है कि समूह के सदस्यों के बीच आंतरिक बातचीत होता है और आंतरिक क्रिया होता है। और तीसरा विशेषता है समूह उद्देश्योन्मुख होता है, किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह का निर्माण होता है। यानी तीसरा जो उद्देश्य था सो होता है कि समूह का एक न किसी प्रकार का उद्देश्य होता है। समूह जब बनेगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहेगा और कोई ना कोई लक्ष्य रहेगा। इसका 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर विशेषता में प्रत्येक समूह की आपसी आत्मतंत्र रचना होती है। समूह की बनावट में समूह का आकार, सदस्यों की भूमिका, पारस्परिक संबंध इत्यादि आते हैं। समूह का अपना अपना आत्मतंत्र रचना होती है, आपसी होती है। और 5 नंबर में समूह की एक विशेषता यह भी है कि समूह अस्थायी तथा अस्थायी दोनों फलस्वरूप का होता है। यानी समूह का एक ऐसा विशेषता है कि समूह अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग अब इसका 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर विशेषता में समूह की एक विशेषता यह भी है कि समूह में सदस्यों की आपसी जान पहचान भी हो भी सकती है और नहीं भी। और समूह की आपसी एक और विशेषता है कि सदस्यों के बीच आपसी पहचान हो सकता है, जान पहचान, या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सदस्यों में यानी समूह में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास से तात्पर्य यह है कि जहाँ तक संभव हो कि वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर पाए। पुनर्वास की सफलता बहुत हद तक समाज की मानसिकता पर निर्भर करती है। यानी कि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का है सो पुनर्वास वैसो समाज की मानसिकता पर निर्भर करती है। यानी कि समाज के लोग क्या सोचते हैं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के बारे में, उस पर निर्भर करती है। क्योंकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के विपरीत व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं वह जो समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे विपरीत है सो कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चुनौतियां अनंत है। यानी कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए चुनौतियां बहुत ही अनंत तक, बहुत ही ज़्यादा है, परंतु असामान्य व्यक्ति भी समाज के जिम्मे है, अतः उनकी पुनर्वास की चुनौतियां भी है। अतः हम लोग का यह भी एक जिम्मेवारी है कि वैसे व्यक्तियों का समाज में पुनर्वास करने की है सो चुनौतियां भी है। अब इसका आगे देख लेते हैं। वर्तमान में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। और वर्तमान में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए है सो सरकारी तथा गैर सरकारी रूप से कार्य किए जा रहे हैं। खासकर गैर सरकारी संगठन मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास तथा तकनीकी कौशल विकास के लिए कई एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसका उद्देश्य ऐसे असामान्य व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि वे भी समाज के अभिन्न हिस्सा बने रहे, वह परिवार एवं समाज पर बोझ स्वरूप न हो। यानी कि जो गैर सरकारी संगठन है उसके द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत सारे ऐसे योजना चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि उनका सब पुनर्वास हो सके। तो इस प्रकार इसका आगे देख लेते हैं हम लोग। अतः पुनर्वास का उद्देश्य
जहाँ तक संभव हो ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में वापसी पर उच्च स्तर का समायोजन प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है। अतः जहाँ तक हो सके सभी को ऐसो वैसे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए ऐसो आपसी सहायता करना जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आसानी से समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में है गुणारोपण से आप क्या समझते हैं। गुणारोपण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जान लेते हैं। गुणारोपण की अभिवृत्ति भी कहा जाता है। गुणारोपण को अभिवृत्ति भी कहा जाता है। गुणारोपण या अभिवृत्ति मन की अवस्था विशेष होती है जो समाज में किसी व्यक्ति, घटना, समूह, सामंजस्य आदि के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रकट होती है। अब इसके आगे देख लेते हैं। ओलपोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति व्यक्ति के मानसिक एवं स्नायविक अवस्था है जो संबंधित वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करती है। अर्थात अभिवृत्ति का तात्पर्य व्यक्ति के भावों, विचारों तथा प्रवृत्तियों से है जो व्यक्ति के वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति क्रिया को प्रवृत्त करती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसानी से समझ लिए। गुणारोपण से आप क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संचार क्रांति मानव जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संवाद के रूप में अर्थ के पहुंचने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, जिसमें संवाद प्राप्त करने वाला प्रेषक तथा प्रेषक अर्थ को हूबहू रूप से ग्रहण करता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी संवाद के अर्थ को पहुंचने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है, जिसमें संवाद प्राप्त करने वाला जो प्रेषक होता है, जो व्यक्ति होता है, यानी एक व्यक्ति का आवाज़ दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, उसे हूबहू जो पहुंचता है उसे ही संचार के माध्यम कहा जाता है। संचार तकनीक में शब्द प्रक्रम, लेजर प्रिंटर, फैक्स मशीन, टीवी, ईमेल आदि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। संचार तकनीकी में शब्द प्रक्रम यानी कि कोई उपकरण होता है जो एक शब्द से यानी कोई एक व्यक्ति के शब्द को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है, और लेजर प्रिंटर होता है, ये भी कोई उपकरण होता है। फैक्स मशीन, टीवी, ईमेल यानी जितने ये है सो सभी प्रकार का एक प्रकार का ईमेल है जो एक व्यक्ति के किसी भी प्रकार का जो बात हो यानी अर्थ हो उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है उससे। अब इसका आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में संचार या संप्रेषक को एक क्रांति का नाम दिया गया है, क्योंकि आजकल संचार क्रांति का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इस क्रांति ने मानवीय जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। संचार क्रांति के विभिन्न उपकरणों और क्षेत्रों से मनुष्य समाचारों और संदेशों का आदान प्रदान जल्द से जल्द कर लेता है। यानी आजकल के जनरेशन में, आजकल के दुनिया में संचार बहुत जल्दी आदान प्रदान होता है। संचार का बहुत जल्दी आदान प्रदान होता है और किसी भी समाचारों को हम लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं और देख लेते हैं। आजकल संचार क्रांति का मानवीय जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। यह माना जाता है कि जीवन का अर्थ संवाद है, अर्थात जीने के लिए संवाद का होना नितांत आवश्यक है। संवादहीन जीवन बहुतः मृत्यु समान है। संचार एक कला है जो जीवन को सरल बनाता है, क्योंकि इसमें जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। संचार ही सामाजिक जीवन का स्तंभ होता है, जिसके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन विस्तार का लगभग 80% से भी अधिक समय दूसरे व्यक्ति के साथ संचार में व्यतीत होता है। यह संचार दूसरे को संवाद भेजने और पाने की प्रक्रिया द्वारा होता है। संचार वाचिक सांकेतिक रूप से प्रकट कर, लिखकर या विविध माध्यमों द्वारा चुनकर किए जाते हैं। जीवन की सफलता एवं असफलता बहुत कुछ संचार की कुशलता पर निर्भर करती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे
परिवार, कार्य क्षेत्र, मित्रता, राजनीति, व्यवसाय, खेल का मैदान, यात्रा आदि में संचार आवश्यक होता है। यानी संचार का है सो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होती है। वास्तव में आजकल मानवीय जीवन पर संचार क्रांति का महत्व अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आसानी से जान लिए, जो था संचार क्रांति के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संज्ञानात्मक चिकित्सा में केंद्रीय बिंदु क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा विधि से तात्पर्य वैसी विधि से है जिसमें मानसिक रोगों को अपने नकारात्मक विचारों एवं कुसंयोजित विश्वासों को पहचानने और उसे बदलने की क्रिया पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग अवसाद एवं दुश्चिंता में विशेष रूप से किया जाता है। संज्ञान चिकित्सा के उपयोग में अग्रणी अल्बर्ट एलिस एवं आरन बेक थे। इस चिकित्सा विधि से संज्ञान यानी अपने ध्यान, निर्माण, चिंतन, सीखना, स्मृति जैसे प्रत्ययों पर ध्यान दिया जाता है। चिकित्सा का ऐसा मानना है कि रोगी की दीर्घकालीन स्मृतियाँ उसके विश्वास मनोवृत्ति है। यदि रोगी को यह विश्वास करा दिया जाता है कि उसकी सोच निराधार है तो वह उसे बदलना चाहता है। संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग आरन बेक ने किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अवसाद के रोगियों का उपचार किया। उन्होंने बताया कि नकारात्मक प्रकृतियाँ एवं गलत तर्क के आधार पर अवसाद के लक्ष्य विकसित होते हैं। चिकित्सक उसके अनुपयोगी विचारों की व्याख्या करता है और वैकल्पिक विचार अपनाने का सुझाव देता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आसानी से जान लिए, जो था संज्ञानात्मक चिकित्सा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्राथमिक एवं गौण समूह में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक तथा गौण या द्वितीयक समूह में निम्नलिखित अंतर है। प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में निम्नलिखित अंतर है। पहला है प्राथमिक समूह समाज की छोटी इकाई है। प्राथमिक समूह समाज की छोटी इकाई है। इसका आकार छोटा होता है और इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है और इसका आकार भी छोटा होता है। सेकेंड नंबर में देख लेते हैं, प्राथमिक समूह आत्मभाविक रूप से बनता है जैसे परिवार। प्राथमिक समूह है सो आत्मभाविक रूप से बनता है और जैसे कि हो गया परिवार। और थर्ड में है प्राथमिक समूह में सदस्यों की कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की कमी की पूर्ति नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ नंबर में प्राथमिक समूह के सदस्यों का संबंध आमने सामने का होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों का संबंध आमने सामने का होता है। 5 नंबर में है प्राथमिक समूह में समूह की सदस्यता आत्मतः मिल जाती है। जन्मोपरांत व्यक्ति परिवार का सदस्य बन जाता है। प्राथमिक समूह में समूह की सदस्यता आत्मतः मिल जाती है। यानी प्राथमिक समूह में है सो सदस्यों की जो सदस्यता है सो अपने आत्मविश्वास से मिल जाती है। जन्मोपरांत व्यक्ति परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और इसका 6 नंबर में देख लेते हैं, प्राथमिक समूह में व्यक्ति उम्र के आधार पर समूह का नेता बनता है, जैसे परिवार के पिता, चाचा या बड़ा भाई। यानी प्राथमिक समूह में व्यक्तियों का उम्र के आधार पर समूह का नेता बनता है। जैसे कि ज़्यादा किसी परिवार में किसी का ज़्यादा उम्र हो गया, जैसे घर में हो गया दादाजी, वह सो उस समूह का नेता बन जाते हैं। और 7 में है प्राथमिक समूह में सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। प्राथमिक समूह में सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। अब इसका 8 नंबर देख लेते हैं, प्राथमिक समूह में सदस्यों का आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक समूह के बारे में। पहला है द्वितीयक समूह समाज की बड़ी इकाई है। इसका आकार बड़ा होता है और
इनमें सदस्यों की संख्या असीमित होती है। जो द्वितीयक समूह होता है इसमें सदस्यों की संख्या असीमित होती है और तथा इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अब इसका सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। द्वितीयक या गौण समूह सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, जैसे राजनीतिक पार्टी। द्वितीयक समूह होता है सो सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि राजनीतिक पार्टी। थर्ड नंबर में है गौण समूह के सदस्यों की कमी नए सदस्यों से पूरी की जाती है। यानी द्वितीयक समूह होता है इसमें सदस्यों की कमी महसूस होने से नए सदस्यों से पूरी की जाती है, और प्राथमिक समूह में ऐसा नहीं होता था। और फोर्थ नंबर में है गौण समूह में सदस्यों का संबंध आमने सामने का नहीं होता है, उनका संबंध अप्रत्यक्ष होता है। गौण समूह में द्वितीयक समूह में है सो सदस्यों का संबंध आमने सामने का नहीं होता है, उनका संबंध अप्रत्यक्ष होता है। 5 नंबर में इसका देख लेते हैं। द्वितीयक समूह में या गौण समूह या द्वितीयक समूह में व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बनता है, जैसे क्लब या संघ का राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना। यानी द्वितीयक समूह में है सो सदस्यों का मतलब समूह का जो सदस्य बनता है सो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति बन सकता है, जैसे क्लब का है सो सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार अब इसका 6 नंबर देख लेते हैं। द्वितीयक समूह में व्यक्ति को योग्यता, कार्यकुशलता तथा बुद्धि के आधार पर वरीयता दी जाती है, जैसे सेना में या राजनीतिक पार्टियों में क्रमशः सेनाध्यक्ष या नेता होता है। और 7 में है गौण समूह में सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं चलती है। गौण समूह में सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं चलती है। 8 नंबर में गौण समूह में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आत्मर्थ इत्यादि अधिक देखे जाते हैं। और द्वितीयक समूह में सो द्वेष होता है, घृणा होता है, ईर्ष्या होता है एक दूसरे से, यह सो द्वितीयक समूह में देखे जाते हैं, जबकि प्राथमिक समूह में ऐसा नहीं होता था। तो इस प्रकार हम लोग द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह की विशेषता जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र साहचर्य विधि की व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। स्वतंत्र साहचर्य विधि एक ऐसी विधि है जिसमें रोगी से केवल इतना कहा जाता है कि उनके मन में जो भी विचार अपने आप आता है उसमें बिना काट छाट के या इस बात का ध्यान रखे कि वह कितना व्यक्तिगत, कष्टदायी, लज्जाजनक या असंगत है, उसे कहता रहे। रोगी व्यक्ति को आराम करने की मुद्रा में रहकर अपने विचारों और भावनाओं का सहज आत्मा भाविक रूप से कहने को कहा जाता है। चिकित्सक रोगी द्वारा कही गई संपूर्ण वाचिक सामग्री को सार्थक परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित करता है। इस तरह रोगी को अपने अचेतन के बारे में अंतर्दृश्य प्राप्त करने में सहायता करता है। चिकित्सा द्वारा की गई व्याख्या रोगी की अचेतन एवं अनुभूत क्लेश के साथ उसके संबंध से अवगत कराती है तथा इसे समझने में मदद करती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम लोग समझ के, जो क्वेश्चन था स्वतंत्र साहचर्य विधि की व्याख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। परामर्श एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सहायता की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया द्विपक्षीय है जिसमें एक पक्ष सहायता प्राप्त करने और दूसरा पक्ष परामर्श विशेषज्ञ की हैसियत से सहायता आने परामर्श देने के लिए इच्छुक होता है। इस प्रकार परामर्श दो पक्षों के बीच सहायता आधारित संबंध है। सहायता देने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो परामर्श देने का सामर्थ्य रखता है तथा सहायता प्राप्ति एवं देने की प्रक्रिया को सहज बनाने हेतु आवश्यक अवस्थाओं का प्रबंध भी करता है। इस प्रकार परामर्शदाता और लाभार्थी के बीच के पारस्परिक संबंधों पर आधारित अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया को परामर्श कहते हैं। इस अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभार्थी के प्रत्यक्ष व्यवहारों जैसे कार्य व्यवहार, परिस्थिति से मुकाबला करने का कौशल, निर्णय होने की क्षमता, स्वयं स्थापित करने का कौशल,
विश्वास आने, स्वयं अपने और दूसरे के बारे में सोचने का ढंग आदि, तथा संवेगात्मक पीड़ाओं की मात्रा में परिवर्तन होता है। एक कुशल और प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किसी सक्षम और अनुभवी परामर्शदाता के निर्देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आसानी से हम लोग समझ गए। जो क्वेश्चन था परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पे अपलोड हो चुका है और जो बाकी है वो भी हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।